हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। साइंस की बात की जाए, ये पेपर आपका 859 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें इसमें 150 से लेके 160 तक के जो क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया क्वेश्चन है, जीवाणु जन्य बीमारी किस में पाई जाती है। 50 है, 150 क्वेश्चन है, जीवाणु जन्य बीमारियां किस में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है 150 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सभी में पाई जाती है। ऑप्शन आपका डी, सभी, यह सभी। ठीक है, मानव में भी पाई जाती है, प्राणियों में भी पाई जाती है और पौधे में भी पाई जाती है। अब बात करेंगे इसका एक्सप्लेन की बात करेंगे, यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे की आयु की गणना किसके आधार पर की जाती है। तो पौधे की आयु की गणना की बात की जाए तो जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय के को गिनकर की जाती है। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि जाइलम क्या होता है। जाइलम की बात की जाए तो ये संवहनी उत्तक होता है और इसे कास्ट भी कहते हैं। ठीक है, कास्ट, ठीक है, कास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह का कास्ट भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ये भी मिलता है। उत्तक की बात करेंगे, उत्तक क्या होता है। उत्तक समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए, अब तो आयु निर्धारित होगी। अब आयु की निर्धारण करने की विधि क्या कहलाएगी। ठीक है, तो विधि कहलाएगी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या कहलाएगी, जो आपके वृक्ष की जो आयु है, पौधे की जो आयु है, उसको निर्धारित करने की विधि क्या कहलाएगी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये आपके एचएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे कुनेन दवाई किस पौधे से हमें प्राप्त होती है। तो कुनेन की बात की है, कुनेन दवाई हमें सिनकोना से प्राप्त होती है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष या पौधे से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम फ्लोएम। फ्लोएम की बात की है, ये आपके एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लोएम क्या है। फ्लोएम यह एक संवहन उत्तक है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बात की जाए, यहाँ से आपने और कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना। एक तो आपने ध्यान में रखना है कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का हरा रंग होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा प्राणी प्राइबन के अनुसार अपना रंग बदलने में सक्षम है। तो कौन है, गिरगिट। ठीक है, इसको आपने सिंपल याद रखना है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है, एक मुहावरा भी है, क्या है वो, लोकोक्ति वगैरह, तो उसको आपने ध्यान रखना कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब कि पर्यावरण के अनुसार जो रंग बदलता है वो आपका गिरगिट है। कौन सा प्राणी पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलने में सक्षम है, गिरगिट है। ठीक है, इतने पॉइंट आपने ध्यान में रखना है यहाँ से, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास 151। 151 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 151 की बात कीजिए, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पौधे के किस भाग से हमें हल्दी प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा तने से। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाए, क्योंकि जड़ें जो आपने देखा होगा, हल्दी इस तरह से, इस तरह प्रकार की होती है, उसमें इसके ऊपर जड़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, तो तने से हमें प्राप्त होती है। अब बात करेंगे तना। तना क्या होता है, पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसे क्या कहा जाता है, तना कहा जाता है। ठीक है, जड़ की बात करेंगे, पौधे का अवरोही भाग क्या होता है, जड़ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पौधे का अवरोही भाग क्या होता है, जड़ होता है। जड़ की बात की जाए तो मूलांकुर से विकसित होती है। मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ें दो प्रकार की होती है, एक तो मूसला जड़ होती है, एक स्थानिक जड़ होती है।
अपस्थानिक जड़ होती है, एक मूसला जड़ होती है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ सदैव क्या है, प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। ठीक है दोस्तों, हम एक्सप्लेन क्यों करते हैं क्योंकि आजकल जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यदि आपको एक्सप्लेन पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ से फूल की बात करेंगे, पुष्प की बात करेंगे हम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे का जननांग होता है पुष्प। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, पौधे का जननांग कौन सा होता है पुष्प। बाह्य में जो आपके बाह्य में जो होता है, बाह्य में होता है बाह्य भाग में क्या होता है आपका, बाह्य भाग में आपका पुमंग पाया जाता है, पुमंग और आपका जाक्यांग पाया जाता है। ठीक है, जाक्या पाया जाता है। अब पुमंग क्या होता है, पुमंग होता है नर जननांग और जाक्यांग होता है मादा जननांग। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है पुमंग क्या होता है, पुमंग होता है नर जननांग और जाक्यांग होता है मादा जननांग। ठीक है, उसके बाद पुष्प के बाह्य में क्या पाया जाता है, पुमंग और जाक्यांग पाया जाता है। ठीक है, पुमंग एक प्रकार एक से एक या एक से अधिक पुकेसर होते हैं। पुमंग में क्या होता है, पुमंग में एक से एक या एक से अधिक क्या होते हैं, पुकेसर होते हैं। पुकेसर की बात की जाए तो पुकेसर में परागकण पाए जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और फल का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में फल का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपने पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से तनों के रूपांतरण की बात की जाए तो आलू का तना होता है उसे क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है। हल्दी अदरक का जो तना होता है उसे परकंद कहा जाता है। प्याज का तना होता है उसे सलकंद कहा जाता है। ठीक है, ये आपने पॉइंट ध्यान में रखने। आगे है पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है। 152 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, फ्रक्टोज पाया जाता है। अब अंगूर के खाने योग्य भाग पूछा जाए आपसे तो फलवीति या बीजांड सन होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, अंगूर के खाने का योग्य भाग क्या होता है, ये फलवीति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सुरक्रोज की बात की जाएगी। सुरक्रोज की बात की जाए तो सुरक्रोज किस किस में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, खुमानी में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, अनानास में पाया जाता है और आड़ू में पाया जाता है। इनमें क्या होता है 50% जो आपका सुरक्रोज पाया जाता है। अब बात करेंगे ग्लैक्टोज की। ग्लैक्टोज की बात की जाए तो ग्लैक्टोज सबसे अच्छा स्रोत ग्लैक्टोज का एक तो दूध है, दही है, खट्टी क्रीम है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात की जाए तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। ठीक है, रासायनिक सूत्र की बात की जाए C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ग्लूकोज हमें किस से सबसे अधिक प्राप्त होता है, एक तो काजू से हमें सबसे अधिक प्राप्त होता है और चुकंदर की जड़ें होती है, जो चुकंदर का नीचे वाला पोर्शन होता है वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज सबसे अधिक प्राप्त होता है। एक तो बात की जाए ये हो गया आपका कहाँ से प्राप्त होता है। अब बात की जाए ग्लूकोज का और अन्य नाम क्या क्या है, एक तो है द्राक्षा है और एक है शर्करा और है डेक्सट्रोज, एक डेक्सट्रोज अन्य नाम इसके है। ठीक है, ये बात की जाए सुरक्रोज आपके ग्लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी अगले क्वेश्चन में। 153 की बात की है, किस प्राणी की संतति सबसे बड़ी होती है, संतति की बात की गई है तो किस प्राणी की संतति सबसे बड़ी होती है। 153 की बात की जाए ऑप्शन आपका डी सही हो जाए, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल तो ऑप्शन सही हो गया। अब बात की जाए सबसे बड़ी स्तनी आपसे पूछा जाए तो ब्लू व्हेल आपने बताना है। ठीक है, और सबसे विशाल स्थलीय स्तनी पूछा जाए तो स्तनी आपने बताना है हाथी, स्थलीय स्तनी आपका हाथी है। सबसे मजबूत पेशी की बात की है, जबड़े की पेशी सबसे मजबूत पेशी होती है। सबसे लंबा स्तनी की बात की है तो जिराफ को माना गया है। ठीक है, सबसे लंबा स्तनी आपका जिराफ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे है 154 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन युक्त आहार है, नाइट्रोजन युक्त आहार क्या है। 154 की बात की जाए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, प्रोटीन।
ठीक है। अब प्रोटीन की बात आई है तो प्रोटीन सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली होगी और सोयाबीन होगी। इनमें क्या है, प्रोटीन के सभी आवश्यक जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं इन सभी में, दूध, अंडा, मांस, मछली और सोयाबीन में। ठीक है, अब होगी प्रोटीन की बात। अब बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाएगी तो 154 का तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें CHO मतलब कि CHO का अनुपात पूछा जाता है। ठीक है, अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है, ये इसका अनुपात होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें CHO का अनुपात पूछा जाता है तो 1:1 अनुपात इसका होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणियों की। कार्बोहाइड्रेट की 3 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो मोनोसैकेराइड्स होती है, एक मोनोसैकेराइड्स होती है, एक डाइसैकेराइड्स होती है, एक होती है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, 3 तरह की श्रेणियां होती है। अब बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से आते हैं, एक तो ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, ग्लैक्टोज आता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स में आपका क्या क्या आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज आता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आता है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स की बात की जाए तो डाइसैकेराइड्स में आता है आपका सुक्रोज, ठीक है, मल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में की बात की जाए, इसमें आता है आपका सेलुलोज, स्टार्च आता है और काइरीन आता है और ग्लकाइन्स आता है। ठीक है, ग्लकाइन्जो आता है आपका। ठीक है, सेलुलोज की बात की है, प्राकृतिक बहुलक का ये उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलोज क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो ये आपने 3 श्रेणियां ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट आलू में किसका मुख्य स्रोत है, आलू किसका मुख्य स्रोत है, तो आलू कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। अब क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, बसा से 1 ग्राम बसा 9.3 कैलोरी होता है। उसमें 1 ग्राम बसा होता है, उसमें कितनी कैलोरी होती है, 9.3 कैलोरी होती है। ठीक है, इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है मानव रुधिर का pH है। मानव रुधिर का pH सभी को इसका राइट आंसर आता होगा। 155 की बात की गई है, तो इसमें क्या राइट आंसर बनेगा आपका, 155 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7.4 क्या होता है, pH होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करेंगे 6.5 किसका होता है, लार का जो pH होता है वो 6.5 होता है। 7.0 की बात की है तो शुद्ध जल का जो आपका pH होता है वो 7 होता है। मूत्र की बात की है, मूत्र का pH होता है 6। ठीक है, और आपका 7 एक और का होता है NaCl। ठीक है, NaCl का जो pH होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपने ध्यान रखना, पित्त पीले रंग का जो क्षारीय द्रव होता है, इसका pH क्या होता है, 7.7 होता है। ठीक है, मछली 7.7 होता है इसका। पित्त पीले रंग का जो क्षारीय द्रव होता है, इसका यदि pH पूछा जाए तो 7.7 आपने बताना है। ठीक है, और रुधिर की बात करेंगे। रुधिर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रुधिर तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक है। आंसू का pH क्या होता है, आंसू भी जो आपके आंसू निकलते हैं, ठीक है, आंखों से, उनका pH कितना होता है, तो उनका pH भी आपके रुधिर के ही जैसा होता है, 7.4 होता है। ठीक है, एसिड वर्षा जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है, इसका pH कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। दूध का pH कितना होता है, 6.4 होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, तभी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन कवर हो पाएगा। ठीक है, आगे है 156 एक अवतल लेंस हमेशा इमेज बनाता है। अवतल लेंस की बात आई है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर जानेंगे। आपने ध्यान में रखना है, अब दाढ़ी डॉक्टर ने गाड़ी के दर्पण लाइट में बनाई। अब की बात की जाए, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। डॉक्टर जो अपने प्रयोग में लाते हैं दर्पण, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में भी आपका
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और खाना आपके आंख और कान में भी आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस की बात की है, उत्तल लेंस की बात की है तो गाड़ी के पीछे जो आपकी सीट के बगल में जो शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसमें उत्तल क्या होता है, दर्पण होता है। ये आपने ध्यान में रखना। अब बात की जाए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की बात की है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष हो। यदि दूर दृष्टि दोष हो तो दूर द में आपके ऊ आ रहा है तो मतलब कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। निकट को आपने कैसे ध्यान में रखना है, जैसे क है आपका, क बनाने से पहले आप ऐसे करते हो तो आपको याद आ गया ब, तो मतलब कि उपतल लेंस से निकट दृष्टि दोष के लिए उपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके और एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 होती है, 25 cm होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आभासी और सीधा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने 8 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तभी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन कवर होगा। 156 हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, आभासी और सीधा। उसके बाद बात की जाए, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो उत्तल लेंस होता है उसका पर इमेज कैसे बनता है, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आगे है, एक एथलीट लंबी कूद से पहले इसका लाभ लेने के लिए दौड़ता है, मतलब लॉन्ग जंप के लिए दौड़ने के लिए सबसे पहले क्या करता है एथलीट। 157 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गति का जड़त्व। अब जड़त्व से आपको कुछ याद आ रहा होगा, जड़त्व का नियम एक्सप्लेन करेंगे हम। इससे पहले बात की जाए घर्षण बल, घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की सतह पर हम किसके कारण चलते हैं, तो घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। अब बात करेंगे जड़त्व के नियम की। जड़त्व का नियम पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये अवतल का नियम कहता है। दूसरा बात की है, दूसरा क्या कहता है, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर जब यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं उसमें भी क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है। एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झड़कर गिर जाते, ये भी क्या है, जड़त्व का नियम है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनाया जा सकता है, पहला कथन ये हो गया, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे। क्या मिस्टेक करेंगे कि रेलगाड़ी के अचानक ना चलने पर ना कर देंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं कथन वाले। ठीक है, ये हो गया जड़त्व का नियम। अब बात करेंगे हम कौन सा मृदु अमल है, मृदु अमल पूछा गया है। 158 में पूछा गया है कौन सा मृदु अमल है, तो इसका पहले तो राइट आंसर जान लेते हैं। 158 की बात की जाए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बोरिक एसिड क्या होता है, आपका मृदु अमल होता है, ध्यान में रखना है इसको। अब बात की जाए यहाँ से एक्सप्लेन की। सिल्वर नाइट्रेट की बात की जाए तो सिल्वर नाइट्रेट आपका इसका सूत्र होता है AgNO3, आपने सूत्र ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात की है चुनाव के दौरान प्रयुक्त स्याही बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी उंगली में स्याही लगाई जाती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड की बात की जाए तो AgL इसका क्या है, फॉर्मूला है। कृत्रिम वर्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। लेड पार्क्साइड की बात की है तो ये क्या है, सिंदूर कहा जाता है इसे, इसका फार्मूला होता है Pb3O2। ठीक है, लेड पारऑक्साइड, ठीक है, इसे सिंदूर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास सल्फर का सामान्य नाम क्या है, सल्फर का सामान्य नाम आपने बताना है। तो 159 की बात की जाए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ब्रिमस्टोन क्या होता है, ब्रिमस्टोन क्या होता है आपका, ब्रिमस्टोन क्या होता है आपका, सल्फर का सामान्य नाम होता है। अब बात की जाए लेड मतलब कि पीबी का अयस्क क्या होता है, पीबी का अयस्क की बात की जाए तो गैलेना क्या होता है, इसका अयस्क होता है। बात की जाए फ्रियोन की बात की जाए तो मीथेन और इथेन के
क्लोरोफ्लोरोकार्बनिक के का यौगिक क्या होता है आपका फ्रीऑन होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और लाइम की बात की है, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाइम किसका सामान्य नाम है। ठीक है, ये हो गए आपके साइंस के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।